मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि रूसो के बारे में जब कोई भी सवाल आता है तो वो रूसो के अनुसार सामाजिक समझौते की धारणा या सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या था, है ना। तो ये पूछा जाता है ज़्यादातर परीक्षा में। लेकिन आपके 2-4 सवाल और हैं। देखिए, रूसो के अनुसार मानव स्वभाव एवं प्राकृतिक अवस्था का चित्रण कीजिए। तो रूसो के विचारों को जानना जरूरी है। रूसो ने मानव स्वभाव को कैसा बताया है, ह्यूमन नेचर के बारे में उसने क्या बात बोली है, और स्टेट नेचर के बारे में उसने क्या बोला है, यानी राज्य कैसा हो, यानी राज्य की प्राकृतिक अवस्था कैसी हो, ये भी हमें देखनी होगी। इसके अलावा तीसरा सवाल और है, रूसो प्रतिनिधि प्रजातंत्र की आलोचना क्यों करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर जो प्रजातंत्र लागू है ना, उसी को हम प्रतिनिधि प्रजातंत्र कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो 100 लोग हैं किसी देश में, उन्होंने 5 लोगों को चुनकर भेज दिया, ठीक है, कहाँ पे, असेंबली में। अब ये 5 लोग फैसला कर रहे हैं कि इन 100 लोगों पर शासन कैसे होगा। इसको बोलते हैं अपन प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो रूसो ने इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की आलोचना की है। ये क्यों की है, ये हमें समझना होगा। रूसो की सामान्य इच्छा क्या थी और इस सामान्य इच्छा की आलोचना भी करनी है। पहले तो इसे समझाना होगा, फिर बाद में इसकी आलोचना करनी होगी। हमारे देश में या किसी भी देश में कानून कैसे हो, लोगों का कल्याण कैसे हो, सब लोगों को बैठकर ये बातचीत करी जाए। फिर सब लोग जब अपनी इच्छाएं या अपनी बातें जब अपने सामने रखेंगे तो उनकी इच्छाओं का योग ही रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा की श्रेणी में आता है। यानी रूसो ने ये कहा था कि लोगों की जो इच्छा होगी वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगी, वो सभी समाज और पूरे देश के कल्याण के लिए होगी, ठीक है। और इस सारी इच्छाओं का योग, यानी इससे अच्छी अच्छी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, और ये सारी चीज़ें जब पूरे देश के लिए लागू होंगी तो वो सब उसमें सब लोगों का कल्याण निहित होगा। यही रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा है। रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा की जो विशेषताएं हैं वो जनता में एकता पैदा करने वाली अवधारणा है। फिर लेकिन पहला टॉपिक डालोगे आप एकता, तो फिर दूसरा टॉपिक डालोगे आप संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है कि अपने द्वारा अपना ही शासन करना संप्रभु की श्रेणी में आता है। संप्रभु का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई भी शासन नहीं करता, आप खुद अपने शासन हो, आप खुद अपने नियम बनाते हो, आप खुद अपने अनुसार चीज़ों को सेलेक्ट करते हो, चुनते हो। ये संप्रभु की श्रेणी में आता है। तो जब लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने ऊपर शासन करेंगे तो ये उनकी संप्रभुता इनको प्रदान करेगा, लोगों को न्यायिक बनाएगा, अच्छा सोचने वाला और सामाजिक प्राणी बनाएगा, लोगों को सही बनाएगा, भ्रष्टाचार से दूर बनाएगा, उचित सलाह लेने वाला बनाएगा, हस्तांतरणीय सामान्य इच्छा होगी और कल्याणकारी सामान्य इच्छा होगी। ये रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं हैं। लेकिन हमें सामान्य इच्छा की आलोचना भी करनी है। देखिए, ये सामान्य इच्छा की जो अवधारणा दी है रूसो ने, ये पूरी तरीके से काल्पनिक है। इसको धरातल पर उतारना वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरी बात सुनिए, आप एक घर में मान लो एक पिता के 2 बेटे हैं, ठीक है। पिता कोई काम करना चाहता है तो और वो दोनों बेटों की सलाह लेता है, तो इन दोनों बेटों की सलाह भी एक दूसरे से मैच नहीं करेगी। आप तो पूरे देश के लोगों की बात कर रहे हो रूसो साहब। जब एक घर में 2 लोगों की इच्छाएं समान नहीं हो सकती तो फिर पूरे देश के लोगों की इच्छाएं कैसे समान हो सकती हैं। आपके सामान्य इच्छा की जो कल्पना है वो बिल्कुल गलत है, अस्पष्ट है, जटिल है, समझने में नहीं आ रहा हमारे भाई। और सामान्य लोगों के सामान्य हितों को जानना बहुत कठिन है। किसका क्या हित है, किसका क्या हित है, कोई क्या चाहता है। कोई चाहता है कि मेरे पास ब्रांडेड कपड़े हो, कोई चाहता है ब्रांडेड मोबाइल हो, कोई चाहता है कि हमारे पास अच्छा खाना आए, कोई चाहता है कि हम काम नहीं करें, बस पेंशन आती रहे। तो लोगों की सामान्य इच्छाओं को आप जानेंगे जब विचित्र हो जाएंगे आप, और आपको बिल्कुल इस जो आपकी सामान्य इच्छा की अवधारणा है ये खारिज करनी पड़ेगी। लेकिन रूसो की सामान्य इच्छा व्यक्तिगत सोच को खारिज कर देती है, यानी व्यक्तियों की व्यक्तिगत जो इच्छाएं होती है उनमें और आम जो जनता की जो इच्छा होती है उसमें भेद करना मुश्किल हो पा रहा है भाई।
ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा रूसों की सामान्य इच्छा क्या है और कैसे काम करेगी। इसलिए रूसो साहब आप अपनी सामान्य इच्छा की अवधारणा को वापस ले लीजिए। रूसो के अनुसार संप्रभुता का वर्णन कीजिए। रूसो के अनुसार राज्य का रूप या लोकतंत्र क्या है, इसकी हमें अवधारणा करनी है। सामान्य इच्छा जनता की अभिव्यक्ति होती है, यानी सर्वोच्च शक्ति का स्रोत जनता में निहित होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से सामान्य इच्छा का पोषण होता है। रूसो लोकतंत्र का समर्थक है, लेकिन रूसो प्रतिनिधि जो लोकतंत्र होता है उसका समर्थन नहीं करता, यानी भारत में जो प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है उसका रूसो समर्थन नहीं करता। इसको आप उदाहरण से समझिए और ये उदाहरण आपको परीक्षा में भी लिखना है। जैसे मान लो कि गांव में एक सड़क बननी है, ऐसे गांव के सरपंच ने और वार्ड पंच ने यानी वार्ड पार्षदों ने फैसला कर लिया और सड़क बनने लग गई, लेकिन गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि सड़क नहीं बननी चाहिए। लेकिन सरपंच और वार्ड पार्षद पुलिस की सहायता से, कलेक्टर की सहायता से इस रोड को बना देते हैं। ये कहाँ संपन्न हो गया ये चीज़? भारत में। या क्यों? क्योंकि भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है। सरपंच को और वार्ड पंचों को किसने चुना है? इस गांव के लोगों ने ही चुना है। लेकिन आज गांव के लोग इतने असमर्थ हैं कि वो जो रोड बन रहा है उसको वो रोकने में नाकाम हो गए। लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या होता है? स्विट्जरलैंड में मान लो ये रोड बनानी है, ठीक है। अब इस रोड बनाने से पहले वहाँ पर जो अधिकारी होगा वो इस जगह के आसपास जो लोग रहते हैं उनको इकट्ठा करेगा सबको, और उनसे कहेगा कि भाई ये यहाँ रोड बनने जा रही है ऐसे ऐसे, क्या आप इस चीज़ का समर्थन करते हो? तो वो सब लोग हाथ खड़ा कर देंगे कि हाँ हम इसका समर्थन करते हैं और आप इस रोड को बना दीजिए। यानी उनकी सामान्य इच्छा है, और इसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यानी जनता के सामने फैसले लिए जा रहे हैं, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन मान लो वहाँ पर 50 लोग मौजूद हैं, 45 ने समर्थन कर दिया और 5 ने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि ये रोड बने, इस रोड को ऐसे नहीं बनानी है, इस रोड को बाद में बनाना है 2 साल बाद। तो क्या होगा? इस रोड को नहीं बनाया जाएगा स्विट्जरलैंड में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों की सामान्य इच्छा से लोकतंत्र संचालित होता है। लोगों की सामान्य इच्छा जब तक काम नहीं करेगी फैसले नहीं लिए जाते, है ना। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मैंने एक उदाहरण देके बताया आपको। तो ये जो स्विट्जरलैंड में जो लोकतंत्र चल रहा है इसका समर्थन किया था रूसो ने। रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब देखिए, ये जो स्विट्जरलैंड में जो 45 लोगों ने तो समर्थन कर दिया सड़क बननी चाहिए, लेकिन 5 लोगों ने समर्थन नहीं किया। अब 5 लोगों के समर्थन करने से सड़क नहीं बन रही है। तो रूसो ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। रूसो ने कहा कि सबके हित की रक्षा के लिए, सबके कल्याण के लिए, राज्य को ताकतवर बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों को, जो लोगों के हित है उनके साथ मिला देने चाहिए, देश के हित के साथ मिला देने चाहिए। यही सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। तो ये 5 लोग क्या करेंगे? इन 45 लोगों के साथ मिल जाएंगे और ये भी हाथ खड़ा कर देंगे कि ठीक है भाई सड़क बना दीजिए, हम भी इन 45 लोगों के साथ हमारा समर्थन करते हैं, और फिर अंततः स्विट्जरलैंड में सड़क बना दी जाएगी। तो आपके इस उदाहरण से सामाजिक समझौते का सिद्धांत आराम से समझ में आ गया होगा आपके। व्यक्तिगत बुराई, व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत हित से समाज में कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती है। आजकल जैसे भ्रष्टाचार है, ठीक है, और खुद का स्वार्थ है, ये सारी चीज़ें क्या करती है? समाज को खतरा पैदा करती है, और किसी भी राज्य को इससे खतरा पैदा हो जाता है, सरकार को खतरा पैदा हो जाता है। इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए रूसो ने कहा था कि अपने जो व्यक्तिगत हित है उनको देश के हित से जोड़ दे। यानी पहले हमारा देश, बाद में हमारे हित। जब ऐसा लोग सोचेंगे तो वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत की श्रेणी में आएगा। तो रूसो का जो सामाजिक सिद्धांत है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। समझौते में सामान्य इच्छाएं होती हैं, अराजकता का अंत होता है, लड़ाई और बुराई का अंत होता है, जनहित होता है, लोगों का कल्याण होता है, राज्य ताकतवर बनता है, संप्रभु राज्य बनता है, अपने फैसले लेने वाला खुद राज्य बन जाता है, लोग संप्रभु बन जाते हैं, लोगों को खुशियाँ मिलती है, व्यक्ति अलग नहीं जा सकता,
व्यक्ति अलग थलग नहीं पड़ सकता, शांति सुरक्षा का वातावरण बनता है, कल्याणकारी राज्य बनता है, आदर्श समाज बनता है, एक ऐसा समाज बनता है जिसकी बड़ाई की जा सकती है, सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, सभी लोगों को समान अवसर मिलते हैं अपनी बात रखने के और अपनी चीज़ें और अपनी इच्छाएं बताने के अवसर मिलते हैं, सभी लोगों को समान दर्जे का माना जाता है। ठीक है, कि कोई भी अमीर नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है, जब कोई भी जब फैसला होता है तो सबकी राय मशवरा लिया जाता है। रूसो का सामाजिक सिद्धांत वैसे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अच्छा भी है। अगर रूसो को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमारे समझ में आ सकती है और परीक्षा में आप अच्छा लिख सकते हो। ये रूसो के सवाल हो गए भाई। अब देखिए आपके सिलेबस में होब्स भी है, तो होब्स की किताब का नाम पूछ लेते हैं कई बार, आप ध्यान रखना। होब्स की किताब का नाम है लेवियथन, और होब्स ने इस किताब में सामाजिक समझौते का सिद्धांत बताया है। जो अपन ने अभी रूसो का समझा था उसी तरीके का सामाजिक समझौता होता है। सामाजिक समझौते का सामान्य अर्थ होता है व्यक्तियों के बीच सहयोग की भावना पनपना, और व्यक्तियों के बीच जब सहयोग की भावना पनपती है तो उससे राज्य बनता है। ये व्यक्ति राजा के शासकों को चुनते हैं, राज्य के शासकों को चुनते हैं, यानी ये जो आम जनता होती है किसी भी राज्य की, वो अपने यहाँ के शासकों को चुनती है, अपने राजाओं को, अपने प्रतिनिधियों को, अपने एमएलए एमपीज को, अपने प्रधान को, अपने जिला प्रमुख को, अपने सरपंच को, वार्ड पंचों को चुनती है। ठीक है, तो इससे क्या है, राज्य में आंतरिक एकता का आधार बनता है। सामाजिक समझौते की जो विशेषता होती है उससे एकता, प्रेम, लोगों की इच्छा से बनी आंतरिक एकता, शक्ति, किसी एक व्यक्ति को जिससे बनी निरंकुश सरकार। इंग्लैंड के राजा का समर्थन किया था सामाजिक समझौते के सिद्धांत में होब्स ने। संप्रभुता का अर्थ जो होब्स ने बताया है वो निरंकुश सरकार के स्थान पर इंग्लैंड की संसद को संप्रभु बताया। देखिए संप्रभु का मतलब क्या होता है, जो अपने फैसले खुद लेता है उसी को संप्रभु कहा जाता है। तो जो होब्स था, जो आपके होब्स आपकी किताब में भी है और आपके सिलेबस में भी है, तो होब्स ने संप्रभुता का अर्थ क्या बताया। आपके प्रश्न आएगा कि होब्स के अनुसार संप्रभुता का क्या अर्थ है। तो होब्स ने संप्रभुता किसको बताई है, संसद को बताई है। किसकी संसद को, इंग्लैंड की संसद को। संप्रभु का मतलब संसद अपने फैसले खुद लेगी, इंग्लैंड का जो राजा होगा वो संसद पर अपने विचार थोपेगा नहीं। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में जॉन लॉक को समझ लीजिए। जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है, प्राकृतिक अधिकार के बारे में बात बताइए और संवैधानिक लोकतंत्र की बात कही है। लॉक का सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो होब्स के बिल्कुल विपरीत है। वो मानव को आशावादी और शांति प्रिय मानता है और एक दूसरे का सहयोग करने वाला मानता है। प्राकृतिक अधिकार, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों का मतलब है कि सबको शांति सद्भाव से रहने का अधिकार है। ठीक है, ये पारस्परिक सद्भाव और सहयोग की भावना से प्रेरित है। जॉन लॉक ने ऐसे 3 अधिकार बताए हैं, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। मानव के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकारों, राज्यों और राज्यों आदि की व्यवस्था कायम की जाती है। यानी सबसे ऊपर जो चीज़ है वो प्राकृतिक अधिकार है जो मनुष्य को प्रकृति ने दिए हैं, और इन्हीं की रक्षा के लिए जॉन लॉक क्या कहता है, इन्हीं की रक्षा के लिए राज्य, सरकारें, राजा महाराजा, प्रधान, उपप्रधान, सरपंच, पंच, एमएलए, एमपी, संसद वगैरह, इन सब की व्यवस्था, इन्हीं की रक्षा यानी इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए इनकी स्थापना की जाती है। वैश्वीकरण की मैंने स्लाइड नहीं बनाई है, वैश्वीकरण को वैसे ही समझ लीजिए आप। देखिए जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से जुड़ जाती है तो वो वैश्वीकरण की श्रेणी में आ जाता है। आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का दौर है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी संस्थाओं की स्थापना की है जिसने ग्लोबलाइजेशन को या वैश्वीकरण को विश्व स्तर पर और अपनाने के लिए देशों को और प्रेरित करने के लिए इन संस्थाओं ने काम किया है, जैसे विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, ठीक है, विश्व बैंक वगैरह, ये सब ने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने का काम किया है। वैश्वीकरण की विशेषताएं या वैश्वीकरण के कारण।
तो वैश्वीकरण के कारण देखिए आज जो है कई जो देश है वहाँ पर कोई जो देश है वो सभी चीज़ों का उत्पादन नहीं कर सकता। पुराने ज़माने से भी दो देशों के बीच में व्यापार होते आए हैं। ऐसे हमारे पास सबूत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं से मिले हैं। इन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं ने दूर बाहर ईरान की सभ्यताओं से व्यापार किए थे। आज के ज़माने में भी वही चीज़ लागू है। जैसे मानिए कि ये भारत है, ठीक है, और ये रूस है, ठीक है। भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो बड़े बड़े जो जहाज़ हैं उनको बना सके, ठीक है। तो वो क्या करती है, ये बड़े बड़े जहाज़ कहाँ से मंगा लेती है, रूस से, ठीक है। अगर ये भारत इन जहाज़ों को बनाने का काम करेगा तो इसकी लागत बहुत ज़्यादा आएगी। इसकी अपेक्षा ये यहाँ से मान लो ये जहाज़ भारत ने 5 करोड़ रुपए में ख़रीदा, कहाँ से, रूस से। अगर भारत इसी जहाज़ को अपने यहाँ उत्पादन करता तो इसकी उत्पादन लागत आती 10 करोड़, यानी दुगनी उत्पादन लागत आती। तो भारत के पास, क्योंकि भारत को सभी चीज़ें टेक्नोलॉजी वगैरह बाहर से खरीदनी पड़ती, इसलिए भारत ने क्या किया, जहाज़ के कई पैकेट्स जो है यानी कई जहाज़ उसने रूस से मंगा लिए, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की श्रेणी में आता है। इससे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन से कई जो सस्ती चीज़ें, ठीक है, दूसरे देशों से हमारे यहाँ पर पहुँच जाती है और हमारे यहाँ से बनी हुई चीज़ें दूसरे देशों में पहुँच जाती है। वैश्वीकरण के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव क्या है, पहले आपको राजनीतिक प्रभाव लिखने हैं। देखिए इसको एक उदाहरण से समझिए आप। ये चीन है और ये भारत है। चीन के और भारत के बीच में ज़बरदस्त मतलब तनाव पैदा हो जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि भारत और चीन युद्ध होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि चीन पागल नहीं है जो भारत के साथ युद्ध करेगा और भारत पागल नहीं है जो चीन के साथ युद्ध करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक दूसरे से घनिष्ठतम तौर पर जुड़ी हुई है। इतनी घनिष्ठ जुड़ी हुई है कि अगर युद्ध हो जाए तो चीन की अर्थव्यवस्था है जो तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और उसे कई मोर्चों पर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। तो रूस के और मतलब चीन के और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। चीन से बनी हुई कई सारी चीज़ें हमारे भारत में बिकती है, अमेरिका से बनी हुई कई चीज़ें हमारे भारत में बिकती है, और रूस से बनी हुई कई चीज़ें हमारे भारत में बिकती है। जापान की मोटरसाइकिल्स और जैसे होंडा की मोटरसाइकिल हो गई, होंडा की कार हो गई, इसी तरीके से चीन का मोबाइल हो गया वीवो, ये सारी चीज़ें जो चीन से बनकर आती हैं। और कई सारी यहाँ मूर्तियाँ और कई तरह के जो खिलौने हैं और कई तरह के मोबाइल्स हैं वो चीन से बनकर हमारे यहाँ खपत होता है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई देशों के साथ जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते हैं। आपको याद होगा तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था उस समय इमरान खान। इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक भाषण दिया था। उस भाषण में उसने ये कहा था कि पूरी दुनिया को पता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रचता है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया भारत से कुछ नहीं कहती। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है और भारत के बाज़ार में पूरी दुनिया के सामान बिकने की संभावना है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, सबके सामान भारत के बाज़ारों में बिकने की संभावना होती है। इसलिए ये सभी देश भारत से कुछ नहीं कहते, ऐसा प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था। जबकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रखता है असल में। तो ये वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव होते हैं। इससे दो देशों के बीच में मजबूत संबंध बनते हैं, दो देशों के बीच में राजनयिक संबंधों में मजबूती आती है, दो देशों के बीच में दोस्ती के भाव पनपते हैं, दो देशों के बीच में व्यापार बनता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, एक दूसरे के नागरिक जो है वहाँ पर आ जा सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, क्षेत्र में शांति आती है, विश्व में शांति आती है, विश्व में भाईचारा बनता है और वसुधैव कुटुंब की संभावना बढ़ती है। फिर इसके आपको आर्थिक प्रभाव में वर्णन करना है। आर्थिक प्रभाव में आपको ये लिखना है कि जैसे मैंने अभी 5 करोड़ और 10 करोड़ का उदाहरण दिया था जहाज का, वो उदाहरण आपको यहाँ लिखना है आर्थिक प्रभाव में। तो आर्थिक प्रभाव के अंदर लोगों को रोजगार मिलता है, देशों को इनकम होती है, कई सारी चीज़ें हैं जो देश अपने खुद बना नहीं सकते, वो दूसरे देशों से मंगवाते हैं, सस्ती चीज़ें पड़ती हैं, रोजगार के जो जनता के जो जेब है उस पर कम असर पड़ता है। जैसे अगर
अगर जो मोबाइल है वो मोबाइल भारत में बनाएंगे हम, जैसे वीवो का एक मोबाइल है जो 10,000 का आ रहा है, वो हम चीन से मंगाते हैं तो वो 10,000 का पड़ जाता है स्मार्टफोन। अगर वही स्मार्टफोन भारत में बनने लगेगा तो वो कितने का मिलेगा? 50,000 का। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो उपकरण नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो जनता के पास कितने पैसे बच गए? 40,000 रुपये बच गए। तो जनता के जेब पर भार कम पड़ता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नई नई जो टेक्नोलॉजियाँ हैं वो हमारे पास पहुंचती है, नए नए फैशंस हमारे पास पहुंचते हैं, नई नई सोच हमारे पास पहुंचती है। ठीक है, और हम जो है उन देशों की जो चीज़ें हैं उनसे प्रभावित होते हैं और हम उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा हासिल करते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। अर्थ में बता चुका हूँ आपको। एक देश की अर्थव्यवस्था जब अन्य देशों के साथ जुड़ती है तो उसको वैश्वीकरण की श्रेणी में रखा जाता है। वैश्वीकरण के प्रकार क्या क्या हैं? वैश्वीकरण के कई तरीके के प्रकार हैं और कई तरीके के आयाम हैं। जैसे वैश्वीकरण जो है राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण, आर्थिक वैश्वीकरण। ठीक है, ये सही कई तरीके के वैश्वीकरण होते हैं। जैसे सांस्कृतिक वैश्वीकरण क्या है? इसका एक उदाहरण समझिए आप। आज जैसे कोई फैशन निकला है अमेरिका में, ठीक है, जैसे फटी पैंट है। फटी पैंट पहले अमेरिका में निकली थी, आज हमारे यहाँ पे पहनी जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उनका फैशन अपना लिया। ये सांस्कृतिक वैश्वीकरण है। आज आपने देखा होगा कि एक युवा एक युवती के साथ बिना शादी के रह रहा है, उसको बोलते हैं लिव इन रिलेशन। ये कहाँ से आया है? विदेशों से आया है। ये सांस्कृतिक वैश्वीकरण की श्रेणी में आता है। ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक वैश्वीकरण के मैंने आपको उदाहरण दे ही दिए, तो आप वैश्वीकरण के बारे में लिख देना दोस्तों। अगर आपकी पूरी यूनिट में सबसे सीधा सवाल है तो वो ये है, प्रजातंत्र के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र वो होता है जब देश पर शासन करने वाले या देश पर राज करने वाले या देश के जो प्रतिनिधि हैं यानी देश के जो नियम बनाने वाले लोग हैं, उनको जब जनता चुनती है वोट के जरिए, तो उसे प्रजातंत्र की श्रेणी में रखा जाता है। यानी लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो प्रक्रिया, लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो शासन की प्रक्रिया अपनाई जाती है वो प्रजातंत्र की श्रेणी में आता है। प्रजातंत्र के कई गुण हैं और कई दोष हैं। प्रजातंत्र से आज़ादी मिलती है, प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है, जीवन जीने का अधिकार मिलता है, संवैधानिक अधिकार मिलते हैं। प्रजातंत्र से तानाशाही खत्म होती है। प्रजातंत्र से लोगों को बोलने की आज़ादी मिलती है, इंटरनेट का अधिकार मिलता है, जीवन जीने का अधिकार मिलता है, पढ़ाई की आज़ादी मिलती है, कुछ भी बोलने का अधिकार मिलता है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार मिलता है। प्रजातंत्र में आप जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं उनका भी आप विरोध कर सकते हो, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उनका आप विरोध कर सकते हो। आपकी असहमति को सुना जाता है, आपकी असहमति के अनुसार चीज़ों को बदला जाता है। जैसे सरकार ने जीएसटी कानून लाई तो जीएसटी में संशोधन कर लिया, जैसे सरकार ने नागरिकता कानून लाई तो नागरिकता कानून में संशोधन कर लिया। सरकार जब कोई भी कानून लेकर आती है, कोई भी नियम लेकर आती है, अगर जनता उनका विरोध करती है तो लोग उनका विरोध करते हैं, तो सरकार उनको सुनती है। प्रजातंत्र का ये सबसे अहम गुण है कि अगर कोई विरोध करता है तो ये विरोध करना प्रजातंत्र का सबसे खूबसूरत क्षण होता है। आजकल क्या है, भारत में विरोध करने वाले लोगों को देश विरोधी समझा जाता है। जब आप राजनीति को समझोगे तो ये देश विरोधी की भावना आपके दिमाग से निकल जाएगी। विरोध होना स्वाभाविक है। प्रजातंत्र के कई तरह के दोष भी हैं। प्रजातंत्र से जो कई तरह के जो अराजक तत्व उनको बढ़ावा मिलता है, अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिमों के दंगे होते हैं, हिंदू सिखों के दंगे होते हैं। ठीक है, जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनको दबाया जाता है, उच्च वर्ग के लोग हैं उनको उनके हाथों में सत्ता आ जाती है। देखिए, अगर किसी गाँव में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, इन 100 लोगों में 20 जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं और 80 जो लोग हैं वो हिंदू हैं। ऐसे समझिए आप इसको। मेरा सांप्रदायिकता का कोई विचार नहीं है, केवल समझा रहा हूँ मैं। अगर इन 80 लोगों का सरपंच 50 साल से बन रहा है और इन 20 लोगों का सरपंच अभी तक बना नहीं है गांव में, तो क्या होगा?
इन 20 लोगों को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका ही नहीं मिला। यानी प्रजातंत्र का सबसे जो बुरा जो दृष्टिकोण है वो ये है कि जो कम संख्या में जो लोग होते हैं उनको शासन करने का अधिकार नहीं मिलता, चाहे वो एमएलए हो, सरपंच हो, एमपी हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, उनको शासन करने का अधिकार नहीं मिलता जो कम संख्या में लोग होते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत के प्रजातंत्र से आप इसको जोड़कर मत देखिए। भारत में सिख प्रधानमंत्री भी बनाया जा चुका है ना। भारत में ईसाई जो हिंदू प्रधानमंत्री है वो तो बनता ही है, क्योंकि भारत में हिंदू जनसंख्या बहुल में है। भारत में मुस्लिम राष्ट्रपति बनाया जा चुका है। बड़ी बड़ी पोस्टों पर मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी स्थापित करने में भारत का संविधान जो है उसकी रक्षा करता है। ठीक है, तो प्रजातंत्र के ये दोषों की श्रेणी में आते हैं या सुख की श्रेणी में आते हैं, या आप लिख देना भाई आपके हिसाब से। ये आपका चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।